नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2014 का जो यूपी टेट का जो हिंदी का सेट था उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने 2011 का जो है हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, उसके बाद 13 में जो हुआ था उसको भी सॉल्व कर लिया है। तो आज इस वीडियो में उसके आगे जो कि 2014 में आपका यूपी टेट हुआ था उसमें जो भी आपके हिंदी के क्वेश्चन आए थे उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 2014 में जो है आपका यूपी टेट में जो भी हिंदी के क्वेश्चन आए थे उसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संकर शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ग्रामीण भाषा का शब्द। तो हम आपको बता दें सबसे पहले कि संकर का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स संकर का मतलब ही होता है कि दो का मिलना, दो का मिलना, यानी कि दो चीज को अगर हम एक में मिला देंगे तो उसे संकर कहा जाता है, यानी कि जो मिक्स होता है उसे संकर कहा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है ग्रामीण भाषा का शब्द। तो ग्रामीण भाषा का शब्द जो भी है इसमें इससे जो है संकर भाषा नहीं कहा जाएगा। अगला है ऑप्शन नंबर बी कि संस्कृत भाषा का शब्द। संस्कृत भाषा का जो भी शब्द होता है उसे तत्सम कहा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, यानी कि ग्रामीण भाषा के और जो है संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है विशेष। तो अगर विशेष शब्द यूज हो गया यहाँ पर तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि विशेष शब्द नहीं रहेगा। तो कोई भी ऑप्शन अगर दिया है उसमें विशेष शब्द अगर डाल दे तो इसके लिए वो आंसर तो इसके लिए जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है कि दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा गया है कि दो भाषा के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे ही संकर शब्द कहा जाता है। तो तीन ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है सुत, ये शब्द दिया हुआ है सुत और इसका स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा ये हमसे पूछ रहा है। और ऑप्शन दिया हुआ है ईय प्रत्यय, यानी कि दिया है ईय प्रत्यय, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया हुआ है ई। सी ऑप्शन दिया है इक प्रत्यय और डी दिया है आ प्रत्यय। तो आप जानते हैं कि सुत का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो सुत का स्त्रीलिंग होता है सूता। सूता मतलब होता है पुत्री, ठीक। सुत मतलब होता है पुत्र और सुता मतलब होता है पुत्री। तो सुत का स्त्रीलिंग जो होता है ये आपका पुल्लिंग है और ये आपका स्त्रीलिंग है। तो सुत का सुता हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सुता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सूता आ रहा है। देखिए अगर हम सुत में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुतीय ये नहीं होगा क्योंकि सुता होता है। ई प्रत्यय सुती हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इक प्रत्यय यानी कि सुतक हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सुता अगर जोड़ेंगे आप प्रत्यय तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सुत का स्त्रीलिंग हमसे पूछ रहा है और कौन सा प्रत्यय जुड़ा है तो आप प्रत्यय जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अधिक समीप होना। नाक का बाल होना, अधिक समीप होना। सबसे पहले ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कष्ट देना, सी दिया हुआ है अधिक प्रिय होना, डी दिया हुआ है पालतू होना। देखिए नाक का बाल होने का मतलब ये है, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि अधिक समीप होना। तो ऐसा नहीं है कि नाक का बाल होना का मतलब जो हमारे अधिक समीप होता है वो नाक का बाल होता है। जैसे नाक के बाल की बात करें तो वो जो है हमारे बहुत समीप होता है, तो इसका ये ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कष्ट देना। तो जो नाक का बाल होता है ऐसा नहीं कि कष्ट देता है, वो हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि जो भी हमारे नाक के बाल होते हैं वो हमारे जितने भी बाहरी जो आपके डस्ट होते हैं, जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं उसे अंदर जाने से, हमारे बॉडी में जाने से
रोकता है, यानी कि जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो भी हवा हम लोग ग्रहण करते हैं ऐसे बोले तो जो है उसे छान करके जो है अंदर प्रवेश कराता है, तो वो हमारी एक तरीके से हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी की बात करें अधिक प्रिय होना, और यही ऑप्शन हमारा सही भी है कि नाक का बाल होना का अर्थ होता है कि अधिक प्रिय होना। चौथा है पालतू होना, ये भी गलत है, तो अधिक प्रिय होना ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है घोड़ा, घोड़ा, बी दिया हुआ है घोटक, सी दिया हुआ है कटक, और डी दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी हिंदी का प्रैक्टिस हो रहा है, जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर तो जरूर करते चलिए, आप वीडियो देखते चलिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करते चलिए। तो चलिए आइए देखते हैं, इसमें पूछा है कि अश्व का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो आप जानते हैं कि अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो ये तो पर्यायवाची है। घोटक मतलब भी घोड़ा होता है, ये भी पर्यायवाची है। कटक है की बात करें तो है भी जो है हमारा अश्व का पर्यायवाची ही होता है, तो ये भी हमारा सही है। पूछा है कौन इसमें से नहीं है, तो 3 तो हो ही गए, तो बचा हमारा कटक, यही हमारा अश्व का पर्यायवाची नहीं होगा। कटक की बात करें, कटक का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पैर का कड़ा या फिर समूह होता है कटक का अर्थ, तो ये अश्व का पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अस्थिर, बी दिया हुआ है अडिग, सी दिया हुआ है यायावर, और डी दिया हुआ है गतिशील। तो देखिए यहाँ पर जो इसका उचित अर्थ होगा, उचित इसके लिए जो शब्द होगा, एक शब्द, वो होगा हमारा यायावर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे यायावर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी थी। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है इसके रचयिता कौन है, ये पूछा गया है कि जो लाइन कही गई है ये किसने लिखा हुआ है, किसकी रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी, बी दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी दिया हुआ है सोहन लाल द्विवेदी, और डी दिया हुआ है राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा कि ये जो लाइन है इसके रचयिता कौन है, तो ये लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समास का अर्थ है, समास का अर्थ क्या है। हमने आपको समास जब पढ़ाया था तो पहले ही क्लास में आपको बताया था कि समास का अर्थ क्या होता है। तो अगर आपने हमारे समास की वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप तुरंत बता देंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है संक्षेप, संक्षेप, बी दिया हुआ है विच्छेद, और सी दिया हुआ है विस्तार, और सी है विस्तार, और डी है नवीन अर्थ यानी कि नया अर्थ। तो देखिए समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा संक्षेप, न कि विस्तार करना, न कि विच्छेद करना, और न ही नवीन अर्थ होगा। समास जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम कहें कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो इसे हम लोग इतने पूरे वाक्य को जो है हम लोग क्या लिखते हैं, रसोई घर, रसोई घर। जब इसका समास करेंगे तो रसोई घर हो जाएगा, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूरा सेंटेंस था और इसको जो है हम लोग इतने में ही समेट लिया, तो बड़े को छोटे में कर दिया यानी कि संक्षेप कर दिया। तो समास का मतलब क्या हुआ, विस्तार तो होगा नहीं क्योंकि हम लोग छोटे से बड़ा नहीं कर रहे हैं। समास का मतलब कि जो बड़ा है उसको छोटा कर रहे हैं, तो समास का मतलब हो जाएगा हमारा संक्षेप। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा के संदर्भ में
उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो शिक्षण होता है, शिक्षण जो है दो प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है आपका निदानात्मक और दूसरा होता है उपचारात्मक। निदानात्मक में क्या होता है कि किसी भी समस्या को जो है जानना, यानी कि समस्या का पता लगाना जो है वो निदान में आता है। उपचार में क्या आता है कि उस समस्या को दूर करना जो है उपचार में आता है, यानी कि उस समस्या को कैसे दूर करना है वो उपचारात्मक में आता है। और कौन सी समस्या है, समस्या का पता लगाना निदानात्मक में आता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान। ऑप्शन बी दिया हुआ है बच्चों को व्यस्त रखना। तो बच्चों को व्यस्त रखना इसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सी है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। तो क्या ये सही है कि बच्चों को जो है श्रेणीवार विभक्त कर दिया जाए कि ये बच्चा पढ़ने में तेज है, इसको अलग रखा जाए, ये बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, इसको अलग रखा जाए, दोनों को अलग अलग जो है विभक्त कर दिया जाए क्लासरूम में? तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो ये भी जो है उचित जवाब नहीं होगा कि बच्चे जो भी त्रुटि कर रहे हैं केवल उसकी सूची तैयार करना, ये भी गलत है। और यहाँ पर इसे पहचानने का एक और तरीका देखिए, यहाँ पर केवल शब्द यूज हुआ है कि त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो जहाँ पर केवल और मात्र शब्द आ जाए ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा सटीक आंसर होगा। है क्या इसमें कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना, उसके बाद जो है उसका निदान करना। हमने आपको बताया कि पहचान और निदान, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सुनना, बी दिया हुआ है आपका बोलना, और सी है हंसना, और डी है लिखना। तो हम आपको बता दें इसका एक सूत्र होता है सुबोपली। यानी कि सुनना, सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना, यही चारों हमारे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई आ जाए तो वो गलत होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सुनना है तो सुनना सही होगा, बी दिया हुआ है बोलना ये भी सही होगा, डी दिया हुआ लिखना ए भी सही होगा। लेकिन ऑप्शन सी दे दिया है हमारा हंसना। तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी हंसना का जिक्र नहीं हुआ है, तो हमारा जो होगा भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना जो शब्द है ये नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 14 सितंबर, उसके बाद है 5 सितंबर, उसके बाद है 2 अक्टूबर, उसके बाद है 26 जनवरी। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती। 26 जनवरी को आप जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आप देखें 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बचा हमारा पहला ऑप्शन 14 सितंबर, तो 14 सितंबर को ही जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप काव्य ही पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है विराम चिन्हों से परिचित होंगे। ये तो हम गद्य भी पढ़ाएंगे तो उससे भी जो है ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, यानी कि व्याकरण के नियमों की जानकारी देने के लिए काव्य पढ़ाया जाता है, तो ये ऐसा भी नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सी दिया हुआ है संगीत कला में निपुण बनाना, यानी कि काव्य पढ़ाने का ये उद्देश्य होता है कि संगीत हमें अच्छे से आ जाए, यानी कि जो बच्चे हैं बच्चों को संगीत अच्छे से आ जाए। तो अगर बच्चों को संगीत ही पढ़ाना है, संगीत सिखाना है, तो वो जो है काव्य को क्यों पढ़े, वो जाके म्यूजिक सीखे। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो यही हमारा सही होगा कि रस की अनुभूति और आनंद की अनुभूति कराना जो है काव्य पढ़ाने का उद्देश्य होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है।
ऑप्शन ए दिया हुआ है राम जाता है। तो हम आपको बता दें पहले कि विशेषण क्या होता है। तो बताया भी था हमने कि विशेषण क्या होता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा की विशेषता बताए या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए वो हमारा क्या होता है, विशेषण होता है। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है राम जाता है। तो राम जाता है, यहाँ पर कहीं आपको विशेषण नजर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। बी है सीता फल खाती है। सीता फल खाती है, कैसे खाती है, यानी कि कैसा फल खाती है, इसका कोई जिक्र नहीं है, तो ये जो है हमारा इसमें भी विशेषण नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें, मेरी गाय काली है। तो देखिए मेरी गाय कैसी है, तो मेरी गाय काली है, यानी कि मेरी जो गाय है, गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है, तो काली है। तो यहाँ पर जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है जो कि काली शब्द है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ पर भी विशेषण जो है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से ऑप्शन ए दिया हुआ है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाटक शिक्षण में जो है कक्षाभिनय प्रणाली से, कहने का मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में अगर किसी नाटक का प्रोग्राम किया गया है, बच्चों से जो है नाटक खिलवाया जा रहा है, कोई भी अभिनय कराया जा रहा है, तो वहाँ पर अलग अलग बच्चे को जो है अलग अलग पात्र दे दिया जाता है और उस पात्र के अकॉर्डिंग जो है वो लोग अभिनय करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को राम का जो है पात्र दे दिया गया, किसी को रावण का दे दिया गया, किसी को सीता जी का दे दिया गया, तो जो सीता जी बना रहेगा वो जो है सीता के जैसे जो है बिहेव करेगा, यानी कि उसके जैसे अभिनय करेगा। रावण है तो रावण के जैसे करेगा, राम है तो राम के जैसे करेगा। तो कहने का मतलब कि इससे जो है क्या सीख मिलती है बच्चों को, तो ऑप्शन हमारा ए दे दिया है कि शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अभिनय कराने से जो है शिक्षक और स्टूडेंट का जो है समय व्यर्थ होता है, टाइम वेस्ट होता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी दिया हुआ है, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि पात्र के अनुसार बच्चे अलग अलग तरीके से अपना अभिनय करते हैं, प्रस्तुत होते हैं, तो उनमें जो है सीखने की क्षमता बढ़ती है, अलग तरीके से जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, जिससे जो है उनका माइंड विकसित होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सी भी देख लेते हैं, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ये सब चीजें कराने से जो है बच्चों पर विपरीत असर पड़े। डी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी ही सही होगा।